होमवर्क दिया था तो समझ में, अच्छा ठीक। चलिए ठीक। लास्ट वाले क्वेश्चन को पहले मैं इधर बता देता हूँ, उसके बाद उधर से लिखूंगा। लास्ट वाला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि दो बेंजीन रिंग थे, एक पर NH लगा हुआ था और एक पर C डबल बॉन्ड O लगा हुआ था। ऑक्सीजन वाला है क्या? ईथर है। तू थप्पड़ खाएगा मेरे से, तुझसे फंसते रहता है ना। मैं हंसता हूँ अभी, रुक। दिख क्यों नहीं रहा है? अच्छा, चलो ट्राई करके देखते हैं। हाँ भाई, सही हो गया अब। चलो देखो, यही था ना बेटा। चलो, ESR में इतना तो पता है अपने को कि बेंजीन ने इलेक्ट्रोफाइल को देखा तो हम ESR सोचेंगे। क्या सोचेंगे बेटा? ESR में अगर चेक करें तो इस बेंजीन से अटैच्ड ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन पर क्या बैठा हुआ है? लोन पेयर। क्या बैठा हुआ है? अगर लोन पेयर बैठा है तो ये क्या लगाएगा बेटा? प्लस एम। क्या लगाएगा? प्लस एम लगाएगा। तो इसके जस्ट बगल वाली जो पोजीशन है 1, ये कौन सी पोजीशन हो जाएगी? ऑर्थो। इसके जस्ट बगल वाली क्या हो जाएगी? मेटा। और इसके बगल वाली क्या हो जाएगी? पैरा। अरे आया? अरे समझ में आया क्या? हाँ, ऑर्थो मेटा पैरा कैसे किया? बोलो। अरे इसको 1 कुछ भी बोलो, उससे क्या मतलब, ले। अब ठीक है, देखो। सब लोग देखो ध्यान से। ये बेंजीन है, यहाँ पे ए लगाया, अकेले ऑर्थो नहीं होता, पहली बात ये। दो एटम या ग्रुप जब हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं तब हम लोग ऑर्थो मेटा पैरा बोलते हैं। अब ये बताओ कौन सी पोजीशन है? अरे बोलो भाई। ऑर्थो क्यों? क्योंकि इसके जस्ट बगल वाले पे लगा हुआ है। अच्छा, अगर इसको मैं हटा के यहां कर दूं तो ये कौन सी पोजीशन है? लेकिन जैसे ही मैं इसको हटा के यहां करूं तो अभी भी क्या है? ऑर्थो ही तो है। तो यहां पर देखो, ये ग्रुप है और इसके जस्ट बगल वाला हाइड्रोजन जो है वो कौन सा हो जाएगा? अब समझ में आ गया बेटा? तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि इसमें कौन से हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट करेगा, तो आप बताएंगे ऑर्थो और पैरा वाले को सब्सटीट्यूट करेगा। बाकी बना लोगे आगे आप लोग? क्या करोगे? एक सेम स्ट्रक्चर बनाओगे, एक बार ऑर्थो के हाइड्रोजन को हटा के इलेक्ट्रोफाइल लगाओगे और एक बार पैरा के हाइड्रोजन को हटा के इलेक्ट्रोफाइल लगाओगे, क्योंकि ये सारे रिएक्शन में बेंजीन से हाइड्रोजन को हटाते हैं और इलेक्ट्रोफाइल को। क्या समझ में गया? बोलो भाई। लिखो जल्दी से इसको। दिखा भाई, तू दिखा कॉपी। हाँ हाँ, बता रहा हूँ। क्वेश्चन था, होमवर्क वाला नहीं लिखा है। ठीक। हाँ देखो, एक बच्चे को ये डाउट है कि यहाँ वाला क्यों नहीं किया। बेटा एक बात बता, ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा क्या? तो यहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ से होगा? हाइड्रोजन हटा के तो लगाया गया है ये। आगे समझ में? चलो। चलिए ठीक है, एक और क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा साइट ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में? 6th हो जाएगा। चलिए 6th नंबर लिखेंगे। सोचो, इसमें दो बेंजीन लगा हुआ है, बीच में ऑक्सीजन है, एक सेट C डबल बॉन्ड O है, एक सेट बेंजीन है। सोचो कहाँ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल? यहाँ पर ये किया है, इसका मतलब अपने को क्या करना है? 2 लाइन अपने को छोड़नी है, ठीक है। बेंजीन पर OCH3 फर्स्ट में है,
कैमरा तो पहले से एडजस्ट है बेटा। फोकस बोर्ड पर ही तो है। हाँ, यहाँ पे मैं बोल के अभी लिखवा दूंगा। एक बार। हाँ हाँ, रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ ऑनलाइन वालों। देख रहे अपन। देखना तो सही कर रखा है ना मैंने, कि अभी कुछ इसमें जूम करना पड़ता है। सही है ना? हाँ, एक नंबर ही तो किया है मैंने। तो ये बोल रहे हैं, देखो क्या। चलिए ठीक। और वो एक वो कपड़ा भिजवा देना आप, डस्टर की जगह। बेटा बोर्ड पर ही फोकस है। ऑनलाइन वालों को बता रहा हूँ। फोन दिखाना, लॉग इन करना। क्या है भाई, सही तो दिख रहा है। हाँ भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों, मैं यहाँ पे फोन में देख रहा हूँ, किसी बच्चे का ही फोन है और उसमें एक एक चीज सही दिख रही है। तो अगर आपको नहीं दिख रहा तो आपका इंटरनेट कनेक्शन वीक होगा, तो आप रिकॉर्डिंग लेक्चर देखो तो आपके लिए सही होगा। ठीक, मैं यहाँ पर देख के बता रहा हूँ आपको फोन में, कि मुझे एक एक चीजें सही दिख रही है। और जहां पे अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत दिक्कत होता है तो वो मैं बोल के आपको बता दूंगा। लो भाई, बंद करो इसको। और कुछ बच्चे बोल भी रहे हैं ऑल क्लियर।
CHO, NO2, CH3, CD3, CH पर CH3 है और इधर भी CH3 लगा लो बेटा। आप लोग इसे कर लेना, यहाँ पर भी CH3 है, ठीक है, CH3 CH3 CH। चलो सब लोग इधर सुनो, सब लोग ध्यान से इधर देखो। इधर पहले लिखो, यहाँ पे इस क्वेश्चन के नीचे लिखो कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। जल्दी से यहाँ पे लिखेंगे कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, कंपेयर द reactivity of following compound towards electrophilic substitution reaction, towards electrophilic substitution reaction, towards electrophilic substitution reaction, ESR शॉर्ट में लिखो, ब्रैकेट में लिखो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आता है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। अब सब लोग इधर समझेंगे, 10 से 15 मिनट का काम है ये पूरा। उसके बाद फ्री रिएक्शन कंप्लीट करूंगा। सब लोग ध्यान से समझना। हमने लास्ट क्लास में देख रखा था, जो भी बात है उसको हमने आकर क्लास में दोबारा बोल भी लिया, पढ़ भी लिया। अब यहाँ पर सब लोग थोड़ा ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन में अभी भी इलेक्ट्रोफाइल को लेके जाना है, ऊपर वाले क्वेश्चन में अभी भी इलेक्ट्रोफाइल को लेके जाना है। हमें पता है हमारे पास दो बेंजीन रिंग है, ए और बी, दोनों में से उसी में जाएगा इलेक्ट्रोफाइल जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी। अगर ध्यान से देखिए तो इस बेंजीन के बाजू में ऑक्सीजन है और उस पे लोन पेयर बैठा है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये क्या लगा देगा बेटा, प्लस एम। मतलब इस बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है और ये पोलर पाई बॉन्ड है, तो ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये क्या लगा रहा है, माइनस एम। तो आप बताइए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ए में बढ़ रही है या बी में बढ़ रही है? ए में बढ़ रही है, तो मतलब इलेक्ट्रोफाइल किधर जाना चाहेगा, ए में। तो अब ए का हम देखेंगे कौन से पोजीशन को लेके जाएगा हाइड्रोजन। अगर देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और इसको 6 बोल दें, तो आपको दिखेगा इसका ऑर्थो पोजीशन कौन कौन सा हो जाएगा, 2 और पैरा पोजीशन कौन सा हो जाएगा, 4। तो पैरा पोजीशन के हाइड्रोजन को हटा के हम इलेक्ट्रोफाइल लगा दिए। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया सबको? अच्छा, साथ ही साथ मैं ऐसे लिख रहा हूं ऑर्थो आइसोमर। क्या समझ में आया इसका मतलब? ऑर्थो आइसोमर का मतलब यह हुआ कि एक बार आप पूरे स्ट्रक्चर को बनाएंगे और उस बार या तो सेकंड कार्बन के हाइड्रोजन या तो 6 कार्बन के हाइड्रोजन को हटाकर इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे, और उसको बचने के लिए मैंने ऑर्थो आइसोमर लिख दिया। आगे समझ में? अरे बोलो भाई।
तो अपने कॉपी में जब लिखो तो पूरा ऑर्थो आइसोमर लिख लेना, क्योंकि 2 दिन के बाद आगे तुम ही पूछोगे सर ये जीरो आइसोमर क्यों लिखा है आपने, जीरो नहीं है। ठीक है बेटा, अब आते हैं हम रिएक्टिविटी के क्वेश्चंस पे। रिएक्टिविटी के क्वेश्चंस को डील करने के लिए सबसे पहले हम लोग आते हैं RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ESR का जो था। अगर आपको याद हो तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में बेंजीन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता था। कौन अटैक करता था? इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करता था तो पाई बॉन्ड टूट के कार्बोकेटाइन बनता था, बोलो भाई, और रेजोनेंस करके क्या होता था? सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाता था, और उसके बाद और हाइड्रोजन को लेके जाता था। तो हम रिएक्टिविटी 2 तरीके से देख सकते हैं, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ा दे, और या तो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा दे। अगर बेंजीन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी इलेक्ट्रोफाइल पे ज्यादा होगी या कम होगी? अरे आ रही बात समझ में? अच्छा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करने वाले बेंजीन में कौन कौन से कंपाउंड होते हैं? प्लस एम, प्लस एच और प्लस ए। कम करने वाले कौन होते हैं? तो इसका मतलब ये है कि मैं ऐसा कह सकता हूं कि सबसे पहले प्लस एम वाले होंगे, फिर प्लस एच वाले होंगे, फिर प्लस आई वाले होंगे। सही बात है बेटा? अरे हाँ या ना? उसके बाद सिंपल अगर बेंजीन में कुछ नहीं लगा रहेगा तो वो हो जाएगा, और उसके बाद माइनस आई, माइनस एच और माइनस एम हो जाएगा। क्लियर है सबको ये बात? अगर माइनस एम और माइनस आई की बात करें तो माइनस एम से पहले माइनस आई क्यों आया, समझ में आ रहा है? अच्छा, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन में कम करते हैं या ज्यादा करते हैं? बोलो भाई, दोनों कम करते हैं। ज्यादा कम कौन करेगा? तो माइनस एम ज्यादा कम कर देगा, तो सिंपल सी बात है इलेक्ट्रोफाइल उसके पास आना नहीं चाहेगा। याद हो गया बेटा? तो चलिए अब यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो आपको दिखेगा बेंजीन पर OCH3 लगा है। अब देखो ऑनलाइन वाले बच्चों, पहले एक बात समझ लो, जब मैं यहां पर आपको छोटी छोटी चीजें मान लो कभी कभी नहीं दिखती हैं या आपको समझ में नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे, वेट करेंगे, जब मैं पढ़ाऊंगा तो उस समय लिख लेंगे। ऑनलाइन बच्चों के लिए। और दूसरी बात ये कि अगर ऑर्गेनिक मेरे से हमेशा पढ़ते आ रहे हो तो तुम्हें समझ में आ जा रहा होगा कि OCH3 को ईथर बोलते हैं, तो थोड़ा बहुत देख के क्लियर भी हो जाता है। अगर आप नहीं पढ़ते लिखते हो तो फिर बात अलग है। तो अब देखिए OCH3 है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, लोन पेयर है, तो ये कौन सा इफेक्ट लगाएगा? बोलो, प्लस एम। अब देखो, अब किसी बच्चे को ये प्लस एम या प्लस एच में कंफ्यूज हो रहा होगा, तो ये गलती मेरी रही नहीं रहेगी, यह गलती आपकी रहेगी या जो ऑनलाइन बच्चा पढ़ा उसकी होगी, क्योंकि प्लस एम के बारे में मैंने बहुत बार बता दिया है। तो अगर मैं गलती से प्लस एच पे लिखता ना तो आपको खुद बोलना चाहिए नहीं सर यहाँ पे प्लस एम लगेगा। आप लोग प्लस एम पढ़ के आए हो पहले, ये बताओ। चलिए, तो ये लोन पेयर था तो प्लस एम है, और यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है तो कौन सा इफेक्ट लगेगा? प्लस एच। क्लोरीन के पास लोन पेयर है, लेकिन रिएक्टिविटी चेक करना है। क्या चेक करना है? तो रिएक्टिविटी के लिए क्या मैंने बताया था? माइनस आई चेक करना है। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल को देखेगा तो क्या लगाएगा? प्लस एम। याद आया बेटा? अब आते हैं NO2। NO2 के पास होता है पोलर पाई बॉन्ड। क्या होता है? तो ये लगा देगा माइनस एम। समझ में आ गई बात? तो बताइए डायरेक्ट एक बार में आंसर बताइए, सबसे पहले किसको लिखें? ए को। ए के बाद बी के बाद करोगे ABC चल रहा, क्लास 1 चल रहा है यहाँ पे। ए बी के बाद कौन हो जाएगा? ई। ई क्योंकि बेंजीन इसमें ना ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, लेकिन इन दोनों में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है ना बेटा। उसके बाद ई के बाद कौन हो जाएगा? सी, और सी के बाद आ गया डी। आगे बात समझ में? क्लियर है बेटा? अब नीचे वाले क्वेश्चन में फोकस करो सब लोग। इसमें किसी को डाउट है तो जल्दी से बताओ। चलो, किसी को डाउट नहीं है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। यहां पर अगर देखें तो OCH3 ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस एम हो जाएगा बेटा। इसके पास भी लोन पेयर है, ये भी क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन के पास भी नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा? और CH3 क्या हो जाएगा? प्लस एच। और नाइट्रोजन के पास भी क्या है? लोन पेयर, तो ये भी क्या हो जाएगा? मतलब ये सब के सब जो है बेंजीन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या करेंगे? अरे आई बात समझ में? लेकिन हमें इतना तो क्लियर हो गया बेटा कि ABC और E D से ज्यादा होगा। देखो तो क्यों D से ज्यादा क्यों किया मैंने? क्योंकि D में क्या लग रहा है? प्लस एच, और बाकी में क्या लग रहा है? M। तो रजो जो होता है हाइपर से ज्यादा डोमिनेंट होता है, बताया था मैंने। अब मैं बात करूं ABCE की, ABCE की, तो इसमें डोनर कौन है? ऑक्सीजन। कौन है बेटा? एक अच्छा खुद का लोन पेयर है या किसी और से भी इलेक्ट्रॉन रखा है? और इसमें भी, लेकिन यहां पर नेगेटिव चार्ज, खुद का इलेक्ट्रॉन तो होगा ही, लेकिन इसने किसी और के भी इलेक्ट्रॉन को रख रखा है, तो इसकी डोनेट करने की टेंडेंसी इन लोन पेयर वाले से क्या होगी? ज्यादा होगी। पहली बात समझ में आ गया? दूसरी बात ये देखो, ई वाले में देखना, नाइट्रोजन के पास क्या है बेटा? बोलो, लोन पेयर बेंजीन में इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन यहां वाला जो लोन पेयर है वो इस बाजू वाले के साथ भी रेजोनेंस कर रहा है। क्या समझ में आ गई बात? ये मतलब आधे इधर और आधे उधर। तो बताइए इसका रेजोनेंस ज्यादा इफेक्टिव होगा या इन दोनों का रेजोनेंस ज्यादा इफेक्टिव होगा?
इन दोनों का ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि सी तो पहले चला गया ए और बी से, देखो तो सी ज्यादा किससे हो गया, ए और बी से। उसके बाद किस पे आ जाएंगे हम लोग, ई, और डी तो पहले से सेट है। क्लियर हो गया बेटा। अब हमें जो डाउट होना चाहिए वो ए और बी में होना चाहिए। जरा ध्यान से देखो, ए और बी दोनों में प्लस एम लग रहा है, बोलो भाई। जब दोनों में प्लस एम लग रहा है, जब भी एम इफेक्ट से आंसर नहीं आएगा, हम आई से चेक कर लेंगे। किससे चेक कर लेंगे? अच्छा, इधर कौन है, ईथर कौन है बेटा, ईथर, और इधर कौन है, अमाइन कौन है बेटा। तो अगर याद करो तो इन दोनों का माइनस आई इफेक्ट होता था, क्या होता था, और माइनस आई जो है वो ईथर का जो है वो NH2 से ज्यादा होता है। तो जरा आप मुझे बताइए, माइनस आई इलेक्ट्रॉन खींचना ईथर का ज्यादा है किसकी तुलना में, NH2 के कंपैरिजन में। इसका मतलब क्या हुआ कि बताइए ESR किसका ज्यादा होगा, ए का होगा या बी का होगा, हाँ बी का होगा। क्यों, समझ में आ गया, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा। लेकिन इसको कब लगाएंगे, जब एम से आंसर नहीं आएगा। तो हम लोग लिख देते हैं सी के बाद क्या हो जाएगा, बी ए ई डी। क्या बताओ, समझ में आया, सी बी ए ई डी। क्लियर हो गया बेटा, बताओ क्लियर है सबको। तो जब जब एम से बात ना बने उसको आई लगा के देख लेना है। जल्दी से बाकी ट्राई, इसको पहले लिखो और ट्राई करो। हाँ, यहां पर सुनो, यहाँ पे ईएन से भी चेक कर सकते थे, लेकिन कहीं कहीं फंसने के आगे चांसेस रहेंगे, तुम्हें हर जगह याद करना पड़ेगा, इसलिए मैंने ये बता दिया आपको। अगर आपने माइनस आई सीरीज पढ़ लिया तो कहीं पे कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। बाकी ईएन से भी कर सकते थे कि नाइट्रोजन की ईएन कम है तो डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा है। चलो लिख लिया सबने, धीरे धीरे लिखेंगे, जल्दी जल्दी लिखने से सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। एक बच्चा बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 रिपीट कर दीजिए। बेटा पढ़ाया ही नहीं अभी, नहीं पढ़ाया बेटा अभी। मोहित अभी रुक जाओ थोड़ी देर। इधर वाला पार्ट में सिर्फ आंसर ही लिखना था आपको, तो 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। बेटा देख के लिख ले अभी, ना घर पे जाके क्वेश्चन को लिख लेना और 2-4 दिन के बाद फिर से ट्राई कर लेना। क्या बोलना चाहते हो भाई वंशराज, 1 और 2 में NH2 का अलग अलग कहाँ लगाया, 1 में NH2 है ही कहाँ। 1 में OCH3 है, A में, B में CH3 है, C में क्लोरीन है, D में NO2 है। बेटा D में NO2 है, थोड़ा दिमाग लगा लो। जब बोल रहा था तो क्या सो रहे थे क्या? अरे बता दूंगा भाई साहिल, रुक जा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है बता दूंगा बोल के, थोड़ी देर पहले भी बताया था मैंने। चलो लिख लिया इधर, सब लोग इधर देखो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर देखा जाए तो यहाँ CHO है, यहाँ NO2 है, यहाँ CH3 है, यहाँ CD3 है, और यहाँ CH पर 2 CH3 चिपके हुए हैं। CHO में पोलर पाई बॉन्ड होता है, क्या होता है बेटा, पोलर पाई बॉन्ड। तो पोलर पाई बॉन्ड कौन सा इफेक्ट शो करेगा, जल्दी से बताओ, माइनस एम। पोलर पाई बॉन्ड कौन सा शो करेगा, माइनस एम। और NO2 में भी पोलर पाई बॉन्ड, तो ये भी क्या शो करेगा, माइनस एम। CH3 एल्काइल ग्रुप है तो ये क्या लगाएगा, प्लस H। लेकिन प्लस H 3 अल्फा हाइड्रोजन है, क्या पता है आप लोगों को? अच्छा, अल्फा हाइड्रोजन का क्या, कार्बन, कौन सा कार्बन, ये कार्बन जो होता है यही अल्फा कार्बन होता है। इस पे जो हाइड्रोजन है उसी को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं, ठीक। जैसे बताइए इसमें भी प्लस H लग रहा है, लेकिन इसमें जो प्लस H लग रहा है वो 3 अल्फा डी का लग रहा है, किसका लग रहा है,
और इसमें अल्फा हाइड्रोजन टोटल कितने हैं काउंट करके बताओ तो। मुक्का खाएगा मेरे से, समझ में आ गया। यहां पर ये है बेंजाइलिक कार्बन, अभी तो बताया था मैंने, बेंजाइलिक कार्बन ये है ना बेटा। अरे बोलो यार। तो जब ये बेंजाइलिक कार्बन है तो इसमें बैठे हाइड्रोजन होंगे ना। मैंने टोटल अल्फा हाइड्रोजन तो बोला था, ये थोड़ी ना बोला था टोटल हाइड्रोजन बताओ। तो लगे 3+3+। बट मैं बार बार बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन जो है एकदम लालच वाले रहते हैं, देख के लगता है इतने सारे हाइड्रोजन, मुंह में पानी आता है सर, हाइपर कंजुगेशन सबसे ज्यादा। गलत कर जाओगे एग्जाम में तो। क्वेश्चन टिक करके आओगे, ऑप्शन में पहला ही वैसा मिलेगा, कॉलर उठा के बोलोगे क्या बात है मजा आ गया, घर पे आके बोलोगे उसलिए मिस्टेक हो गया। ऐसा नहीं होता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। चलिए, तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि सी डी ज्यादा होगा ई से और ए बी लास्ट में होगा। इतना समझ में आया कि नहीं पहले बताओ, ऐसा क्यों हुआ बताओ। सी डी में ए बी में क्या हो रहा है जल्दी से बताओ। हाँ, सी डी में माइनस एम, सी डी में क्या लग रहा है, सी और डी में क्या लग रहा है प्लस एच, और ई में भी क्या लग रहा है प्लस एच, लेकिन 3 अल्फा है और इसमें भी 3 अल्फा है, इसलिए सी डी ई से ज्यादा हो गया। इतना क्लियर है बेटा। अच्छा, सी और डी में अगर आपको याद हो तो हाइपर कंजुगेशन जो है वो सी एच का ज्यादा होता है, किसके कंपैरिजन में, सी डी के कंपैरिजन में। तो हम लोग अगर सी डी में कंपैरिजन करें तो किसका ज्यादा हो गया, सी, फिर क्या हो गया डी, और ई तो सजा हुआ था। अब ए और बी की बात करनी है, किसकी बात करनी है, ए और बी की। तो जब अगर बात करें ए और बी की तो दोनों में माइनस एम है। बताओ अभी मैंने क्या बताया था, जब दोनों में एम इफेक्ट से बात ना बने तो क्या लगा के देखेंगे, आई। अब आई इफेक्ट देखते हैं, तो माइनस आई दोनों को लगता है, और माइनस आई NO2 का CHO से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो बताइए NO2 का अगर माइनस आई ज्यादा होगा तो ई सर की रिएक्टिविटी ए की ज्यादा होगी कि बी की। क्लियर, बोलो भाई। अब आते हैं नीचे वाले क्वेश्चन में। बेंजीन देखो, बेंजीन से लगा है ऑक्सीजन, क्या लगा हुआ है बेटा, ऑक्सीजन पे क्या लगा हुआ है, लोन पेयर, तो ये क्या लगाएगा प्लस एम, तो ये बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है बेटा। जरा ध्यान से देखो, ये लोन पेयर है तो ये भी प्लस एम लगा रहा होगा बेटा, अरे हाँ या ना। लेकिन ये बोल रहा होगा कि आधे इधर जाओ और आधे इधर जाओ, और यही बोल रहा होगा ना बेटा। अब आते हैं इसमें, लेकिन इसमें तो सी डबल बॉन्ड हो, ये इससे रेजोनेंस कर रहा, सी डबल बॉन्ड हो, पोलर पाई बॉन्ड होता, तो ये क्या लगा देगा, माइनस एम। तो क्लियर कट हो गया, आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी। अगर कोई बच्चा मेरे से पूछे सर ए और बी में कैसे पता किया, बता दोगे क्या। ए में 100% बेंजीन में जा रहा है जबकि बी में 100% बेंजीन में। तो अब आते हैं नीचे वाले क्वेश्चन में, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए क्योंकि बच्चा कॉन्सेप्ट से नहीं करता है। अब इसको इसमें स्टार मार्क मत बनाने लगना, समझना इसको अच्छे से। सब में ऊपर में क्या कॉमन है जल्दी से बताओ, OCH3। तो मैं प्लस एम लिखूं या ना लिखूं बात देखिए, क्योंकि सब में तो वही चीज है, हाँ या ना बेटा। लेकिन तुम्हारे सहूलियत के मैंने प्लस एम लिख दिया। अब बताइए कि यहां पर OCH3 है, तो यहां पर इसका कौन सा इफेक्ट लगेगा। ऑनलाइन वाले बता सकते हैं, मैसेज दिख रहा है यहाँ से, प्लस एम या प्लस आई या माइनस आई या प्लस आई, कुछ भी बताओ यार, देखो क्या। कुछ बच्चे प्लस एम बोल रहे हैं और कुछ बच्चे माइनस आई बोलना चाहते हैं। जैसे ही मैं बोलूंगा मेटा पर एम इफेक्ट नहीं लगता तो अपना आंसर कुछ बच्चे चेंज करके आई में चले जाएंगे। ठीक, अब थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। हम लोग हर जगह क्या चेक कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या चेक कर रहे हैं, बोलो भाई, कहां पे, बेंजीन में। अरे यही ना बेटा। आप सब लोग मुझे पहले ये बताओ कि ये जो लोन पेयर है बेंजीन में अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा कि नहीं, रेजोनेंस कर रहा है कि नहीं, पहले ये बताओ। बोलो रेजोनेंस कर रहा है कि नहीं। इधर पाई है, इधर सिग्मा, इधर लोन पेयर, तो प्लस सेम कहां लग रहा है, बेंजीन में लग रहा है ना बेटा। अच्छा, तो CH3 का भी क्या लगेगा बेटा यहाँ पे, प्लस एच, और क्लोरीन का भी क्या लगेगा यहाँ पे, माइनस आई। अरे यही लगेगा ना। अगर मैं आंसर की बात करूं तो आंसर क्या होगा, A B C बचपन में पढ़ा था, ठीक है, तो उसको भूल जाओ और इधर देखो, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा, फिर ये हो रहा, फिर क्या हो कौन आ जाएगा, D, और फिर आ गया C। अब कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा सर आपने मेटा पर M लगाया, तो लगाया कैसे, आपने खुद पढ़ाया था यहाँ पर। जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैं कर दूं, ध्यान से देखना इधर, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से, ऐसा क्वेश्चन कराया था, ठीक है ना। अब एक बच्चा ऑनलाइन में मैसेज करा कि एक्सेप्शन है सर, मेटा में भी इसमें प्लस एम लगता है। कोई एक्सेप्शन वगैरह नहीं है ना, ये समझने वाली चीज है। हम यहाँ पर स्टेबिलिटी किसकी चेक करते थे, बोल लो जरा,
कार्बोकेटाइन की चेक करते थे। अच्छा, ये लोन पेयर अभी रेजोनेंस कर रहा है कि नहीं बेंजीन में? कर रहा है। ये प्लस एम लगाएगा बेटा, हाँ या ना बताओ? लगाएगा। तो यहां पर अगर मैं इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6 बोलूं तो बताइए ये प्लस एम कहां लगाएगा बेंजीन के कौन से पोजीशन पे? थोर बोलो, ऑर्थो। और ऑर्थो कौन सा है? 2, 4। पैरा कौन सा है? हम यहां पर किसकी स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं? अरे लो, तो क्या ये प्लस एम कार्बोकेटाइन पे लग रहा है कि नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा, तो इसलिए क्रॉस करता था मैं और फिर आई लगाता था, याद आया? तो यहां पर मैं इस पर बैठे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक कर रहा था, लेकिन यहां पर मैं क्या चेक कर रहा हूं? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी। पहले भी मैंने बताया था आपको कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो देगा, लेकिन उस कार्बोकेटाइन के साथ उसका कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा है। और ये तभी कर पाएगा जब ये या तो ऑर्थो पे लगा रहा है, तब ये पैरा पे लगा रहा है। क्लियर हो गया सबको? अरे बोलो भाई। तो ऐसा सोच के डरोगे तो नहीं सर यहाँ पे प्लस एम कैसे लगा दिया। दिमाग में रखना है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या रखना है बेटा? जल्दी से नोट कीजिए। हाँ बेटा, क्लियर हो गया? एक्सेप्शन अभय प्रताप। अच्छा, लास्ट ईयर का एक्सेप्शन है, मारूंगा ना। लास्ट ईयर मैंने ही पढ़ाया था, एक्सेप्शन नहीं पढ़ाया था मैंने, समझाया था। उनको नहीं समझ में आया, वो जिनको नहीं है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी से, हमें मतलब है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से। अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन बेंजीन में फेंक सकता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, और ये रेजोनेंस कर भी रहा है क्योंकि पाई सिग्मा लोन पे है, इसीलिए मैंने प्लस एम लगाया। ईएसआर में बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखते हैं। जिस बच्चों को क्वेश्चन नंबर 3 समझ में नहीं आया उनको मैं बता रहा हूँ, सुन लेंगे। मेनली थर्ड के ए और बी ऑप्शन में डाउट होता है सबका। तो ए और बी में दोनों में माइनस एम लग रहा है। जब माइनस एम से बात नहीं बन रही है क्योंकि माइनस एम का कोई सीरीज नहीं पढ़ाया था, तो मुझे इंडक्टिव याद आया। जब भी माइनस एम से कंपैरिजन ना कर पाए, इंडक्टिव याद करो। और इंडक्टिव जो होता है नाइट्रो का CHO से ज्यादा होता है, तो जिसका माइनस आई ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है, वो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा, तो रिएक्टिविटी उसकी कम हो जाएगी। इसीलिए CHO NO2 में मैंने पहले CHO को लिखा। जिस बच्चे को थर्ड के C और D में डाउट है, CH3CD3 हाइपर कंजुगेशन CH ज्यादा अच्छा शो करता है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा अच्छा भेजेगा, इसलिए मैंने C और D में C को पहले रखा। E को लात मार के इसलिए लास्ट में रखा क्योंकि उसमें अल्फा हाइड्रोजन ही 1 है और अल्फा कार्बन ये होता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगर बेटा आप ध्यान नहीं दिए तो फिर मैंने दोबारा नहीं बताऊंगा। साइट ऑफ इलेक्ट्रोफाइल का फर्स्ट क्वेश्चन रिकॉर्डेड लेक्चर में देख लेना फिर। मैं हर क्वेश्चन को 2 बार बता रहा हूँ, तो आपको थोड़ा ध्यान इधर देना पड़ेगा। घर पे बैठ के इधर उधर देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा फिर। यहाँ पे सब लोग देख लेना, यहाँ एल्काइल बेंजीन लिख लेना, ठीक है? एल्काइल बेंजीन।
ये पार्ट पूरा हो चुका है। कल आपकी क्लास है ऑर्गेनिक की? कल क्लास थी या नहीं थी? हाँ तो कल होगी। लगातार 2 दिन आती है फिर नहीं आती है, ये कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं। टाइम टेबल भी लग गया होगा अब तक। इधर लिख लिया, इधर लिख लिया समझ। बता दूंगा, बता दूंगा। एक लिख रहा है वॉइस ब्रेक हो रहा है, बेटा बोल ही नहीं रहा हूँ कुछ। क्या लिखा है क्या नहीं, मौलिक और अभय मैं बता दूंगा, बता
जब इसको समझाऊंगा तो जितना आपको दिख रहा है उतना लिख लो। क्यूमीन ही लिखा हुआ है वैसे वो। चलो सब लोग लिखना बंद करो। देखो अब तक हम लोगों ने ESR में मैक्सिमम चीजें समझ ली है। सब लोग ध्यान से सुनना, तो आपको ये चीजें बहुत आसान लगने लगेगी और समझ में भी आएगा ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों नहीं हो रहा है। ये इसका मतलब ये था कि इसके लिए मेरे को 4 लाइन चाहिए। ठीक है, अब मैं इसको हटा देता हूं। सब लोग ध्यान से सुनना। ESR में अब तक के जो क्वेश्चन सबसे फ्रेम किए जाएंगे वो क्या फ्रेम किए जाएंगे सुनना। और ये सारे क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ ना आपके एग्जाम में आए हुए हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। मतलब क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है, प्लस एम और प्लस एच ग्रुप पहचानो। अरे आई बात समझ में। लेकिन अगर मान लो मैंने बोल दिया विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एक्टिवेटिंग नेचर, तब प्लस एम और प्लस एच। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कौन से होंगे, ये भी पूछा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटा डायरेक्टिंग, बना लोगे। ये क्वेश्चन फ्रेम हो गया। दूसरा क्वेश्चन, कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। देख लिया कैसे बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, अरे बोलो भाई, या सिग्मा कॉम्प्लेक्स स्टेबिलिटी। अरे कार्बोटाइन अटैक करा के बोल देगा। क्लियर हो गया बेटा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये फ्रेम होगा कि बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव दे देंगे, इलेक्ट्रोफाइल दे देगा और बोलेगा प्रोडक्ट में बताइए इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा और कहां नहीं जाएगा। पूरा रिएक्शन कर लिया हमने उस तरीके का। बोलो किया कि नहीं। अरे हाँ या ना। ठीक तो अब हम लोग को ये पता चल चुका है कि ESR में बेंजीन पर कुछ लगाते हैं, पता चल चुका है। मान लीजिए आपके घर पे बेंजीन पड़ा हुआ है और आपको घर पे बेंजीन पर क्लोरीन लगाना है। पेरेंट्स ने बोला भाई हमें तो क्लोरो बेंजीन चाहिए, कुछ कर सकते हो क्या। तो तुम्हारे दिमाग में क्या जाएगा कि सर हमारे घर पे क्या पड़ा हुआ है, बोलो, और बेंजीन पर किसी को लगाना है तो हम कौन सी रिएक्शन का यूज कर सकते हैं, बोलो बेटा। ESR यूज कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर हमारे पास Cl+ होना चाहिए। अगर ये रहेगा तभी तो ESR होगा। अरे बोलो यार। तो क्लोरीन Cl+ के फॉर्म में थोड़ी ना घूमते रहता है, इसको तो बनाना पड़ेगा अपने को। और क्लोरीन तो Cl2 के फॉर्म में रहेगा, HCl के फॉर्म में रहेगा, किसी और के साथ रहेगा। क्या समझ में आ रही बात बेटा। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि Cl+ मिल जाए, और एक बार Cl+ मिल जाए तो आराम से हाइड्रोजन को हटाएंगे, Cl+ को लगाएंगे, रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। क्या समझ में आ गया बेटा। तो हमें ESR में जिसको लगाना है उसका प्लस ढूंढना है। इस रिएक्शन को बोलेंगे क्लोरीनेशन। क्या बोलेंगे, सब लोग बोलिए। तो मान लीजिए कल को बेंजीन पे मेरे को ब्रोमीन लगाना, तो क्या तुम्हें जनरेट करना पड़ेगा, क्या जनरेट करना पड़ेगा, समझ में आ रही बात ये। तो मान लो कल को मेरे को NO2 लगाना है, बेंजीन पर NO2 लगाना है, फिर क्या जनरेट करना पड़ेगा, NO2+। अरे क्या होना चाहिए हमारे पास, अरे समझ में आ रही है बात। कल को मान लो मेरे को SO3H लगाना है, SO3H+। और समझ में आई बात। कल को मान लो मेरे को CH3 लगाना है, CH3+। अरे कार्बन पे प्लस दिख जाए तो आप लगा देना। और क्या, मिला जुला के हमें इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है। क्या जनरेट करना है। अगर Cl लगाएंगे तो उस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, क्लोरीनेशन। ब्रियर लगाएंगे तो, NO2 लगाएंगे तो नाइट्रेशन। अरे हाँ यार, SO3H लगाएंगे तो एल्काइल ग्रुप लगाएंगे तो एल्काइलेशन, एसाइल ग्रुप लगाएंगे तो एसाइलेशन। लेकिन दिक्कत यह है कि सर एल्काइल का तो पता है हमें कि एल्काइल क्या होता है, बट एसाइल का पता नहीं है अपने को। तो R ग्रुप जो होता है, कार्बन चेन सिंगल बॉन्ड, उसे एल्काइल कहते हैं। अगर बेंजीन पे ये एल्काइल ग्रुप लगाते हो तो उस रिएक्शन को एल्काइलेशन बोलेंगे, और बेंजीन पे RC डबल बॉन्ड लगाते हो तो उसे हम एसाइलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं। अब सुनो ध्यान से, तुम्हें बेंजीन पर R लगाना है तो तुम्हारे पास कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे R+ मिल जाए। क्या समझ में आ रही बात, अरे बोलो यार। क्या समझ में आई। मान लो तुम्हें चाहिए RCO लगाना है बेंजीन पे, तो तुम्हें क्या जनरेट करना पड़ेगा, RCO+। समझ में आ रही है बात ये। तो जो चाहिए उसका पॉजिटिव मिलना चाहिए, और उसके लिए हमें कुछ रिएजेंट लेके तैयार करना पड़ता है पूरा रिएक्शन, तब जाकर होता है। तो फर्स्ट रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं बेंजीन की, जिससे कुछ कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाएंगे। ध्यान इधर रहना चाहिए, इधर उधर ध्यान रहा तो लपड़ मार के क्लास से बाहर निकाल लूंगा। समझ में आ रहा है। इधर कौन सी रिएक्शन पढ़िए, फिर से पढ़िए। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये 2 टाइप के होते हैं। पहला कौन है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। दूसरा क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एल्काइलेशन में क्या लगाएंगे,
एल्काइल। और एसाइलेशन में क्या लगाएंगे? आर सी डबल बॉन्ड, जिसे हम एसाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या समझ में आ गई बात ये? ठीक है, तो फ्रीडल क्राफ्ट हम पहले एल्काइलेशन पढ़ेंगे, उसके बाद एसाइलेशन पर आएंगे। एल्काइलेशन करने के लिए हमने क्या दिमाग लगाया? देखिए, हमें चाहिए आर प्लस। क्या चाहिए बेटा? तो हमें आर के साथ कोई ऐसे लोग मिल जाएं जो आर के अपने इलेक्ट्रॉन को लेके चले जाएं, तो हमें आर पॉजिटिव मिल जाएगा बेटा। और उसके लिए लिविंग ग्रुप की जरूरत होती है, जिसे हम भगोड़ा बोलते थे। याद आ रहा है बेटा? तो ये हो गया एल्काइल हैलाइड। कौन हो गया बेटा? हमें पता है कि हेलोजन लिविंग ग्रुप होते हैं या नहीं बेटा? लेकिन ऐसे खुद में खुद थोड़ी ना चले जाएंगे कि नहीं मैं जा रहा हूं, तुम अपना ख्याल रखना। अरे हाँ या ना? ऐसा थोड़ी ना बोलेगा ये हेलोजन कि देख भाई मैं तो जा रहा हूँ इलेक्ट्रॉन लेके, तुम ख्याल रखना। तो ये बोलेगा भाई ऐसे कहाँ, हाँ ऐसे कहाँ, कुछ एनर्जी दो, कुछ कोई आए तुमको पकड़ के लेके जाए, तभी तो एक का सांस छूटेगा बेटा। तो अब उसके लिए हम लोग क्या लेके चलेंगे? बोलिए। AlCl3। AlCl3 होता है लुईस एसिड। क्या होता है बेटा? लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। क्या होते हैं? फिर से बोलो। एक्सेप्टर। तो देखो एल्काइल हैलाइड के साथ हम AlCl3 को मिला देते हैं, उससे फायदा क्या होता है सुनना। ये है AlCl3। AlCl3 क्या होते हैं? लुईस एसिड एल्काइल हैलाइड के साथ देखेंगे तो हेलोजन के पास क्या होता है? तो लोन पेयर होता है। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा होगा? अरे बोलो। तो अब ये इससे बॉन्ड बनाने लगेगा। अब ये कार्बन को बोल सकता है कि तुम अपना ध्यान रखना, मैं किसी और के साथ जा रहा हूं। अरे हाँ या ना? क्लियर हो रही है बात ये? क्योंकि अब यहाँ पे लुईस एसिड है, अब इसे ये बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। तो हेलोजन इसको जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो हेलोजन और AlCl3 का बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होगा बेटा। और कार्बन के साथ बॉन्ड क्या हो रहा होगा? ब्रेक। और फाइनली एक टाइम ऐसा आएगा कि ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, और ये एक्स जो है अपने बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेके किसी और के साथ। तो क्या बच गया? ये बना। दुख हुआ एल्काइल हैलाइड को, लेकिन खुशी किसे होगी? हम लोग को। क्यों? क्योंकि अब हम लोग कौन सी रिएक्शन कर सकते हैं? ESR। ESR के लिए क्या चाहिए था? बोलो। तो इलेक्ट्रोफाइल जैसे दिखेगा तो क्या करेंगे? H को हटाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल को लगाएंगे। जरा समझ में आ गया? बताइए अब आप लोग को। अरे बोलो भाई। तो अगर कल को R पॉजिटिव चाहिए तो हमें किसको किसको लेना पड़ेगा? एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड के साथ AlCl3। अब ये एनहाइड्रस क्या है? नहीं, हाँ क्या है ये? पानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो रिएक्शन पानी पानी हो जाएगा। क्योंकि देखो अगर इसमें थोड़ा सा भी वाटर कंटेंट मिलेगा तो बगल में एल्यूमिनियम बैठा है, और आपको पता है कि मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड बना लेगा। क्या बना लेगा बेटा? और जैसे हाइड्रोक्साइड बना लेगा तो इसका जो काम था वो काम कर नहीं पाएगा, हेलोजन को लेके भाग नहीं पाएगा, तो R पॉजिटिव मिलेगा नहीं, हमें बुरा लगने लगेगा। क्या समझ में आ गई बात ये? तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा क्या बना है फिर से बोलिए? R पॉजिटिव, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अगर कार्बोकेटाइन बना है तो उसमें रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है। मान लो बेटा इस रिएक्शन को देखो आप जरा ध्यान से। अब हर जगह एनहाइड्रस नहीं लिखूंगा। ये कौन है बेटा? और ये एल्काइल हैलाइड है। अरे बोलो। तो जैसे ही लुईस एसिड ने क्लोरीन को देखा, उसको लेके भाग जाएगा। अरे बोलो बेटा। अरे भाग जाएगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा बेटा। अरे बॉन्ड टूटेगा तो C पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? अगर कार्बोकेटाइन बन चुका है तो सिंपल सी बात है, अगर 1-2 शिफ्टिंग से स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो बढ़ा देंगे। अभी फिलहाल ये 2 अल्फा हाइड्रोजन से स्टेबल है। कैसे स्टेबल है? और 2 अल्फा हाइड्रोजन से स्टेबल से अगर कार्बोकेटाइन को यहां पे फेंक दिया जाए, हाइड्रोजन को यहां कर दिया जाए, तो ये कार्बोकेटाइन 6 अल्फा हाइड्रोजन से स्टेबल होगा। बताइए 1-2 शिफ्टिंग होगा या नहीं होगा? तो बताओ ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल पार्टिसिपेट करेगा या ये इलेक्ट्रोफाइल पार्टिसिपेट करेगा? तो यहां से क्या करेंगे? H को हटाएंगे और इस पूरे को जाके वहां पे बैठा देंगे। तो देखो कुछ ऐसा दिखेगा। अरे दिखेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं क्यूमीन। क्या बोलते हैं? क्यूमीन नाम IUPAC में बताया था। और इसी को बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अपने को आगे भी पढ़ना है। हाँ एक बात और, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में जरूर ये पार्ट लिख लेंगे। ये क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी इंपॉर्टेंट है, नीट में तो इंपॉर्टेंट है ही है। तो जो बातें मैं बोर्ड के लिए बोलूंगा लिख लेना है, अभी नहीं थोड़ी देर बाद। समझ में आ गया बेटा? अच्छा एक बात सोचो, अगर हम बेंजीन पे हम ये चाहते हैं कि यही CH2 से इस पर 3 कार्बन लग जाए, यहां से ना जुड़े, जैसे यहां पे बीच वाले कार्बन से जुड़ा ना, बोलो ना यार, लेकिन हम चाहते नहीं यहां से ना जुड़े, यहां से जुड़े, तो क्या वो काम AlCl3 कर पाएगा? नहीं, क्योंकि AlCl3 कार्बन क्लोरीन को बॉन्ड को क्या कर दे रहा है? तोड़ दे रहा है। तो क्या बन जा रहा है? कार्बो। अगर 1-2 शिफ्टिंग हो सकती है तो करवाना ही पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग दूसरा काम करते हैं। देखिए क्या लिखा है, इन केस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3। FeCl3 भी लुईस एसिड है,
लेकिन इसमें कंप्लीट कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता है। देखिए ध्यान से, अगर हम इसके साथ FeCl3 ले लेंगे तो फिर से बताइए FeCl3 क्या है? बोलो। Cl ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा बेटा। लेकिन इसके पास इतना पावर नहीं है कि कार्बन क्लोरीन के बॉन्ड को कंप्लीटली आयोनाइज कर दे। अगर कंप्लीट तोड़ देता तब जाके क्या बनता है? कार्बोकेटाइन। ये सिर्फ इतना कर देता है कि इसके पास इतनी इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है कि यह बेंजीन के साथ रिएक्शन कर लेता है। तो बताइए इस टाइम में क्या रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा? तो कल को रीअरेंजमेंट करवाना हो तो किसका यूज करेंगे? और अगर रीअरेंजमेंट नहीं कराना तो किससे कांटेक्ट करेंगे? समझ में आ गया? क्लियर है? तो यही है एल्काइलेशन। पक्का? भेजे में जा रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन क्या पढ़िए? बोलिए बोलिए। एसाइलेशन। अब खुद से सोचना है हमें क्या लगाना है? एसाइल। तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाए? पॉजिटिव, और बेंजीन के हाइड्रोजन को हटा के चिपका देंगे। यही है ना बेटा? तो हम लोग इसमें दो टाइप के फंक्शन ग्रुप लेते हैं। एक को बोलते हैं एसिड हैलाइड। क्या बोलते हैं? एसिड हैलाइड के साथ किसको लिया? मुझे नहीं लगता किसी को समझाने की जरूरत पड़ेगी। थोड़ा देखो एक बार। AlCl3 क्या होता है बताया जाए। एक एक बताओ, बोलो जल्दी से बोलो। AlCl3 क्या होता है? लुईस एसिड ने किसको देख लिया है? तो क्लोरीन ने जैसे ही AlCl3 को देखा तो क्लोरीन अपना इसका कार्बन का साथ छोड़ के चला जाएगा बेटा। इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा कि दे के जाएगा? लेके जाएगा। तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? एक बार मिल गया इलेक्ट्रोफाइल तो बेंजीन से ESR कर दो, रिएक्शन कंप्लीट। अरे बोलो। अच्छा एक बात बताओ, पूरा ESR रिएक्शन करने के लिए क्या सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल चाहिए होता है कि इलेक्ट्रोफाइल के साथ नेगेटिव चार्ज वाला भी चाहिए होता है? दोनों चाहिए होता है। याद करो, पहले स्टेप में क्या होता था? इलेक्ट्रोफाइल अटैक। और दूसरे स्टेप में क्या होता था? नेगेटिव चार्ज वाला हाइड्रोजन को निकालता था। याद है? तो तुमने नेगेटिव चार्ज वाला कहीं देखा है? मैं बताता हूं कहां। ये AlCl3 जब X को निकालेगा तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। फिर ये दोबारा X को छोड़ देगा, बोलेगा जा अब जी ले अपनी जिंदगी। तो ये जाके हाइड्रोजन को निकालता है। किसको निकालता है? क्या समझ में आ गई बात? अरे बोलो भाई। तो सब में यही काम होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बताओ एसिड हैलाइड वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको? क्या हुआ फिर से देखो, Cl ने किसको अपना इलेक्ट्रॉन दिया? बोलो बोलो। तो ये वाला बॉन्ड टूट गया, इस पे कौन सा चार्ज आ गया? जाके चिपका दिया तो बन गया एसाइलेशन। क्लियर हो गया? ये कीटोन है, देखो ध्यान से। ये कौन है? ये C डबल बॉन्ड के आजू और बाजू दोनों से डेल्टाइल ग्रुप है। ओए अरे आ भी रहे। अब हम लोग देखते हैं कि एनहाइड्राइड से कैसे बनता है। किससे बेटा? ध्यान से सुनना। एनहाइड्राइड की अगर बात करें तो सब लोग पहले बताओ, क्या ये लोन पेयर रेजोनेंस में है कि नहीं? अरे बोलो। रेजोनेंस में है। ठीक है। अगर मान लो लोन पेयर पाई बॉन्ड में यहां कन्वर्ट होगा तो ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आएगा? जूता खोलू मैं अभी। हाँ, ऑक्सीजन का लोन पेयर किस में कन्वर्ट हुआ? भगवान, मैं क्या चाहते हो? पहले सुनो क्या बोल रहा हूं। तुम्हारा नाम पूछ रहा हूँ, पापा का नाम बता रहे हो। पापा का नाम पूछो नहीं, मम्मी का नाम आप ये जानो। क्या पढ़ रहे हो? सर ऑर्गेनिक तो पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तो हम बात करेंगे बायो की। एकदम उल्टा जवाब। सुनो पहले, लोन पेयर किस में कन्वर्ट हो रहा है? तो उस पे कौन सा चार्ज? तो ये पॉजिटिव होगा तो ये बॉन्ड आयोनाइज हो सकता है। ये ऑक्सीजन क्या करेगा कि मेरे पास पॉजिटिव आ गया है कि तुम दोनों इलेक्ट्रॉन लेके मेरे साथ आओ और इसको तोड़ के चले जाओ। लेकिन ये होगा कैसे? ऐसे तो होगा नहीं। बगल में कौन बैठे हैं? परम पूज्य लुईस एसिड। हाँ या ना? तो अब ये देखिए लुईस एसिड क्या करेगा। फिर से देखो, लोन पेयर किस में कन्वर्ट हुआ? पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ। तो ये पाई ऊपर चला जाएगा, इस पे कौन सा चार्ज आ रहा है? तो नेगेटिव जो है अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ देगा और ये पूरा पार्ट इसके साथ बाहर निकल चला जाएगा। तो बेचारा बचा कौन? इलेक्ट्रोफाइल। हमें तो इसी की जरूरत थी। समझ में आया? एनहाइड्राइड में दोनों सिमेट्रिकल लेके चलते, इधर वाला इधर वाला। इलेक्ट्रोफाइल यही होगा, इसमें भी इलेक्ट्रोफाइल यही होगा। लेके जाने वाला AlCl3 है। क्लियर हो गया बेटा? अगर आपको समझ में आया है तो इस क्वेश्चन को सोचिए और दिमाग लगाइए। यहां से यहां कैसे हुआ? कैसे हुआ? सोचिए। गाना नहीं गा रहा हूं, सोचिए। आप सोचो कि हम यहां क्या लें कि ये मिल जाए। तो पहले बताइए ये एल्काइलेशन है कि एसिटाइ एसाइलेशन है?
तो हमें तो पहले जो है लगा है ना वही लिख देना है, एकदम धीरे से लिख देना, पता ही नहीं चले, यही लगाना है ना बेटा। और हमें पता है कि भाई यहाँ पर एक बार हेलोजन लगा देंगे और उसके साथ AlCl3 को ले लेंगे तो काम बन जाएगा। सही बात है बेटा? अरे बोलो, नहीं बनेगा क्या? अच्छा, अब एनहाइड्राइड से मान लो बोल दिया बनाने, किससे बोला? तो एनहाइड्रेट कैसा होता है? C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O। हमें पता है इधर वाला पार्ट टूटता है तो C डबल बॉन्ड O तो है ही, एक क्या बचा हुआ था? CH3। देखो तो बेटा क्या समझ में है आप लोगों को? जल्दी से बताओ, ये समझ में आया क्या? अरे बोलो यार। देखो, अगर किसी कंपाउंड पे, बेंजीन पे RC डबल बॉन्ड O लगता है तो इसे हम बोलते हैं एसाइल। क्या बोलते हैं? और अगर CH3 बता दिया कि दो ही कार्बन है तो इसे बोलते हैं एसिटाइल। क्या बोलते हैं बेटा? फिर से बोलो। समझ में आया? फिर से बोलो, मैंने क्या बोला इसको? अच्छा एक बात तो, एसिटिक एसिड का नाम सुने हो? एसिटिक एसिड कितने कार्बन? याद है? अरे हाँ या ना? उसी से तो आया कि अगर आपने दो कार्बन रख दिया तो नाम क्या हो जाएगा? एसिटाइल। और एसिटाइल को इंडिकेट किया जाता है AC से। किससे इंडिकेट किया जाता है? बोलो, ये समझ में आया तुम लोग को? अरे इसमें यही वाला पार्ट तो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। इसको तोड़ने वाला कौन है? समझ में आ गया? अब इसी को देखो एग्जाम में डराने के लिए क्या यूज करते हैं, इसके जगह क्या लिख देगा? देखो CH3 ठीक है, CO ठीक है, कितने CH3 CO हैं? दो है ना, बोलेगा होल ट्वाइस। और फिर ऑक्सीजन, AlCl3। बहुत सारे बच्चों के पसीने छूट जाते हैं अभी, ये क्या आ गया? अरे समझ में आया? क्लियर हो गया बेटा? तो नीट में देना हो तो ऐसे देता है, किसी जमाने में एम्स होता था तो ऐसे देना होता है, और यहां पर अगर मैं क्वेश्चन पूछूं तो इसको हो सकता है कभी कभी ऐसे भी लिख दूं। देखो तो जरा, तो पसीना ही नहीं छूटेगा, फिर से तुम पानी पानी हो जाओगे। अरे समझ में आ गया? CH3CO को क्या कहते हैं? एसिटाइल। क्या बोलते हैं? AC2O AlCl3। NCERT ऐसे ही लिखता है। समझ में आ गई बात? ये NCERT की तो कहानी पता ही है, एक लाइन लिख देगा, मीनिंग समझते रहो तुम। अरे हाँ या ना? तो ये बात समझ में आ गई, तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा तो आपको समझ में आना चाहिए। बस इतना दिमाग में जरूर रखना, AlCl3 या लुईस एसिड जब जब आएगा, इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए आएगा। तो अपने कॉपी में एक लाइन ऊपर में कहीं धीरे से लिख लो, लुईस एसिड इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है, और जल्दी से नोट कर लो। एसिटाइल बता तो दिया बेटा, दो बार बताया उपाध्याय। एसिटाइल मतलब CH3, अगर कार्बन यहाँ पर एक आ गया इधर और C डबल बॉन्ड है तो उसको एसिटाइल बोलते हैं। इधर R लिखा हुआ है तो कार्बन अभी पता नहीं है कि कितना है ना? ऑनलाइन वाले बच्चे, हाँ जोर से बोल। ये वाला, हाँ देखिए, रीअरेंजमेंट कार्बोकेटाइन में होता है, यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं हुआ है। FeCl3 जो होता है लुईस एसिड होता है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है कि किसी के इलेक्ट्रॉन को खींच के एकदम बाहर करके तोड़ दे। ये क्या करता है, इसके साथ ये बॉन्ड बनाता है। जब इसके साथ इसका बॉन्ड बनेगा तो सिंपल सी बात है, इधर बॉन्ड ब्रेक कर रहा होगा, लेकिन ये कंप्लीटली नहीं टूट के पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आता है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव आता है। आई बात समझ में? लेकिन इतनी ज्यादा इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है कि बेंजीन इससे आराम से रिएक्शन कर लेता है। तो यहाँ पे अगर कंप्लीट पॉजिटिव नहीं आएगा तो रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा। आगे बात समझ में? बहुत होते हैं, देखेंगे अभी। कौन सा? लुईस एसिड जो है ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे, मतलब पूरा रिसर्च करना है इस पे आप लोगों को। राइट साइड वाले में देख लो, कुछ बचा है तो लिख लो जल्दी से। पहले राइट साइड वाले में देखो, यहाँ पे B है, F है, लुईस एसिड है, ये सब लिख लो। मिटाऊं?
एसाइल एसाइलियम आयन बोलते हैं इसको, ठीक है। जैसे आर पॉजिटिव को कार्बोकेटाइन बोलते हैं ना, तो इसे हम एसाइलियम आयन बोलते हैं। कल ये सर का 80% पार्ट तो कंप्लीट हो जाएगा, 80 to 90% कह सकते हो। तो कल मॉड्यूल के क्वेश्चंस काफी ज्यादा मिल जाएंगे आपको, ठीक है। लिख लिया? चलो देख लो, कुछ पॉइंट्स इसके हैं। पहली बात मैं बता दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, एसाइलेशन एल्काइलेशन दोनों का है। ये आपके क्लास 12th एंड नीट दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इस बात को। ये क्लास 12th का टॉपिक है, ठीक। अब यहाँ पर क्या लिखा है, पढ़िए सब लोग। स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जैसे -M -H जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन में क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, वो ये रिएक्शन शो नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, ये ऐसा भी इसमें दो टाइप के इलेक्ट्रोफाइल बने हैं। अगर आप ध्यान से देखिए तो एक R पॉजिटिव बना है और एक RCO पॉजिटिव बना है। ये दोनों के दोनों वीक इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। कैसे इलेक्ट्रोफाइल होते हैं? मतलब कार्बन पर पॉजिटिव है तो बहुत बड़ी बात नहीं है, कार्बन लेस CN होता है, तो बेंजीन चाहिए इसको रिएक्शन करने के लिए, या बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होने चाहिए, तभी यह रिएक्शन शो करेगा, नहीं तो यह रिएक्शन शो नहीं करेगा। समझ में आ गई बात? ये इसी कारण से हम लोग नाइट्रोबेंजीन को इस रिएक्शन में सॉल्वेंट के फॉर्म में लेते हैं। देखिए, जब कभी किसी की रिएक्शन करते हैं तो हम सॉल्वेंट लेते हैं। सॉल्वेंट क्या है? एक मीडियम का काम करता है। तो हमें एक बात ध्यान रखनी चाहिए सॉल्वेंट लेते समय, कि कहीं वो खुद इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन ना कर ले। समझ में आई बात? जैसे मान लीजिए बेटा कि आप बेंजीन के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, करना चाहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, और आपने इसमें नाइट्रोबेंजीन लिया। क्या लिया बेटा? नाइट्रोबेंजीन लिया। और आपको पता है कि नाइट्रोबेंजीन में जो NO2 है उसका कौन सा इफेक्ट लगेगा? बोलो बेटा। तो -M लगेगा, तो ये क्या फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देगा कि नहीं देगा? नहीं देता है। तो सिंपल सी बात है, ये रिएक्शन सिर्फ इसी के साथ होगी, ये सिर्फ और सिर्फ उसमें एक मीडियम का काम करेगा। क्या समझ में आ गई बात बेटा? ये अरे हाँ या ना? तो बताइए कि नाइट्रोबेंजीन को ही हम लोग एज ए सॉल्वेंट क्यों लिए? ताकि वो इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन ना करे। थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, पढ़िए। कंपाउंड्स लाइक दिस कैन नॉट शो FCR। यहाँ पे लिखो कैन नॉट शो FCR, कैन नॉट शो FCR, कैन नॉट शो। अब सब लोग देखो इधर, कैन नॉट क्यों लिखा? सब लोग इधर देखो, यहाँ पर बेंजीन है, बेंजीन से नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। तो बेटा ये तो एक्टिवेटिंग नेचर है, अरे +M है ना बेटा, और ये भी कौन है? +M है। तो +M तो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाती है, तब क्या दिक्कत हो गई? देखिए, हम लोग जग गए आराम से कंटेनर में रिएक्शन कर रहे हैं। ये कौन है? एनिलीन है बेटा। कौन है ये? और ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के लिए ये एल्काइलेशन ले लिया, मान लो एसिलेशन, कुछ भी लिया, रिएक्शन होनी चाहिए थी। अच्छा, दिक्कत क्या हुई? AlCl3 क्या होता है बताना सब लोग, बोलो बेटा। और नाइट्रोजन पे क्या बैठा हुआ है? तो ये कैसा कैरेक्टर शो करेगा? बेसिक। अरे लोन पेयर बेस भी तो बन सकता है,
तो ये AlCl3 जो है इस हैलोजन को बाहर ना निकाल के बोलता है यार नाइट्रोजन से ही रिएक्शन कर लेते हैं। क्यों? नाइट्रोजन का साइज जो है बाकी हैलोजन से छोटा होता है, तो इसकी बेसिक कैरेक्टर्स अच्छी होती है, तो इसी से ये बॉन्ड बनाने लगता है। तो बताओ AlCl3 तो इसी के साथ रिएक्शन करके बर्बाद हो गया, तो फिर ये RX ये वाला बॉन्ड ब्रेक कौन करेगा? क्या समझ में आ गई बात बेटा? तो एनिलीन का अगर कोई पूछे कि क्यों ये रिएक्शन नहीं दे रहा है, ये तो एक्टिवेटिंग नेचर है, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये जो है बेसिक कैरेक्टर भी शो करता है, और फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन में हम AlCl3 लेके रखते हैं। क्या लेके रखते हैं? और AlCl3 क्या होता है? लुईस एसिड। तो ये आपस में रिएक्शन करके एनिलीन को बर्बाद कर देता है। जब उसी को बर्बाद करती है तो रिएक्शन कैसे होगी? जब ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? बोलो। अगर पॉजिटिव आएगा तो ये कैसा नेचर का है? स्ट्रॉन्ग माइनस है। तब तो स्ट्रॉन्ग माइनस है तो वैसे भी रिएक्शन नहीं देता है। अरे आ गई बात समझ में? इसके 3 पॉइंट लिखे हैं, 3 पॉइंट्स बचे हुए हैं, नेक्स्ट डे होने वाला है। क्या आप सबको समझ में आ गया? ये कोई डाउट? पहला वाला, दूसरा, ये वाला। देखो नाइट्रोबेंजीन जो है, नाइट्रो का माइनस एम है, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जैसा कि मैंने बताया फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन देते ही नहीं है, तो इसको एज हम सॉल्वेंट मिला देते हैं। सॉल्वेंट क्या है? एक मीडियम का काम कर गया रिएक्शन में, और ये जो इससे इलेक्ट्रोफाइल इसमें जनरेट होता है, ये खुद इससे रिएक्शन करता भी नहीं है, तो सिर्फ ये उसी के साथ रिएक्शन करेगा जिसके साथ तुम रिएक्शन कराना चाहते हो। अगली क्लास में इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन दूंगा अभी, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग लिख लीजिए इसको, और 15 मिनट पहले आ जाओगे क्या तुम लोग? कल 1:45 पे क्लास है मेरे ख्याल से, तो कल क्लास 1:30 पे कर लिया जाएगा। 15 मिनट कर लेते हैं, तो सैटरडे को तो वैसे भी ऑर्गेनिक रहेगी नहीं, तो कल लगभग ESR फिर हो जाता अपना। किसी को कोई दिक्कत में खाना खा लेते हो 1 बजे तक? हाँ चलिए ठीक है। हाँ बेटा, क्या? अरे टाइम चेंज हो जाता है, टेंशन क्यों ले रहा है? उनको लिंक भेज दिया जाएगा 1:30 का। बेटा तो आप लोग एक बार जरूर चेक कर लेना, अगर 1:30 से क्लास रहेगी तो आपको मैसेज आ जाएगा 1:30 से क्लास का, ठीक है? चलो आराम से लिख लो। हाँ क्यों है? क्यों है? नहीं लगा सकता, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। हाँ अच्छा, चलिए ठीक है, अच्छे से पढ़िए, अगले दिन मिलते हैं। ट्राई करना सब लोग इसको पढ़ के आने के लिए।